Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you about chapter number 12, Friction of Science Standard 8. In the previous chapter, we have already discussed what is friction, but whether it is our friend or foe and how do we use it and where it is harmful to us, that I am going to explain you in this chapter. Force of friction. Let's discuss one activity to understand what is force of friction. Gently push a book on a table. You observe that it stops after moving for some distance. अब आपको एक बुक जो है ना उसको जेंटली पुश करनी है. आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जैसे आप उसको पुश करोगे तो डेफिनेटली वो रेस्ट पे होगी, तो वहाँ से ना मूव करेगी बिकॉज यू हैव अप्लाइड सम फोर्स. तो वो मूव तो करेगी बट आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस वो स्टॉप हो जाएगी. दैट यू नीड टू ऑब्जर्व कि कितना टाइम बाद वो स्टॉप होती है. देन रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब आपको सेम एक्टिविटी करनी है बट ऑपोजिट डायरेक्शन से बुक को पुश करनी है. सो व्हेन यू पुश द बुक फ्रॉम दिस साइड तो ये राइट हैंड साइड के टूवर्ड्स जाएगी, और इस साइड से अगर आप पुश करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगी. राइट. तो आप कौन से डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हो उसी हिसाब से जो बुक है वो मूव करेगी. The force responsible for changing the state of motion of object in all these example is the force of friction. अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना उसका स्टेट चेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हियर यू कैन सी वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, आफ्टर सर्टेन टाइम वो स्टॉप हो रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज अगर आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हो तो बुक जो है वो राइट हैंड साइड के टूवर्ड्स जा रही थी, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होता है. सो जब ये अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पे बुक जो है वो स्टॉप होगी या तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आता है. You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. As I have explained you कि फोर्स जो इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई होगा. सिमिलर वे इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. अब आप राइट साइड से फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड डायरेक्शन से अप्लाई होगा, एंड इफ़ यू अप्लाई इट फ्रॉम द लेफ्ट तो फ्रिक्शन राइट साइड पे होगा. The force of friction always opposes the applied force. This one is very important कि जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना वो अप्लाइड फोर्स को ऑलवेज ओपोज करता है. हियर यू कैन सी इफ मोशन इज इन दिस डायरेक्शन इट मीन्स फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, देन फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन दिस डायरेक्शन. ये दोनों ऑलवेज एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं. सो लेट्स discuss one activity to understand the factors affecting the friction. Tie a string around a brick. Pull the brick by spring balance. You need to apply some force. अब आपको क्या करना है कि एक स्ट्रिंग लेनी है जिसके ऊपर ना ब्रिक लगानी है और उसको स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर टाई करना है और कुछ फोर्स अप्लाई करना है. Note down the reading of the spring balance when the brick just begins to move. अब ब्रिक के वेट की वजह से क्या होगा, ब्रिक जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगी. उस टाइम पे स्प्रिंग बैलेंस पे कितना जो रीडिंग है ना वो आप इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग जो है वो रीड करोगे, मार्क करोगे. इट गिव यू द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. अब वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा ये इन्फॉर्मेशन कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा, बिकॉज ब्रिक जो है ना वो आफ्टर सर्टेन टाइम मूव होना बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो ये जो आपको स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग जो दे रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रीडिंग है. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. अब आपको क्या करना है, जो ब्रिक है ना उसके अराउंड पॉलीथीन लगानी है और एक्टिविटी रिपीट करनी है. इफ़ यू ट्राई दिस एक्टिविटी तो क्या होगा, जब आप पॉलीथीन उसके अराउंड रैप करोगे ना तो पॉलीथीन की जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ ब्रिक. तो क्या होगा कि
वो स्मूथनेस की वजह से ज़्यादा मूव करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो कम होगा उसके ऊपर। तो हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जो उसकी सरफेस है ना वो अफेक्ट करती है फ्रिक्शन को। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब स्प्रिंग डिवाइस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ ना वो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस वन इज द डायग्राम ऑफ द स्प्रिंग डिवाइस। It consists of a cold spring which gets stretched when a force is applied on it. Here you can see एक स्प्रिंग होती है और जब भी आप यहाँ पे कुछ अप्लाई करते हो फोर्स, अगर कुछ यहाँ पे अटैच करते हो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वजह से ये स्केल डाउन जाएगा एंड हियर यू कैन रीड इट। इवन हियर यू कैन सी द सिचुएशन कि ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो स्प्रिंग जो है वो नीचे के साइड जाएगी। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर मूविंग ऑन अ graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. अब जो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी कितनी स्ट्रेच हो रही है ना वो यहाँ पे एक स्केल है। हियर यू कैन सी द स्केल, वो स्केल के ऊपर से मेजर किया जाता है और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो स्केल से रीडिंग से हम डिसाइड करते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन द स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। अब आपको क्या करना है, एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है, मतलब वो ना इंक्लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ नहीं होना चाहिए एंड फ्लोर शुड बी स्मूथ, या तो आप टेबल का यूज़ कर सकते हो। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अब आपको ऐसे इंक्लाइन प्लेन बनाना है, सपोज यहाँ पे पॉइंट ए मार्क किया है। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, नोट डाउन हाउ फार पेंसिल मूव्ड। अब आपको एक पेंसिल सेल लेना है और आपको देखना है कि वो कितना दूर तक मूव कर सकता है, जहाँ पे वो स्टॉप होता है वो डिस्टेंस आपको नोट डाउन करना है। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल, मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपने टेबल पे ये मूव करवाया, अब आपको एक क्लॉथ जो है ना वो उसके ऊपर रखना है, बट वहाँ पे रिंकल्स नहीं होने चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। देन अगेन यू नीड टू रिपीट द एक्टिविटी एंड यू नीड टू ऑब्जर्व कि कितना जो सेल है वो दूर तक जाता है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। अब सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है। अब क्या करना है, वो जो क्लॉथ आपने रखा था उसको हटा के वहाँ पे सैंड रखनी है और इस बार भी आपको जो भी पेंसिल सेल है उसको रोल डाउन करवाना है। देन यू नीड टू ऑब्जर्व कि ये जो सेल है वो कितना दूर तक जाएगा, कहाँ पे मैक्सिमम जाएगा। जब आपने क्लॉथ रखा होगा ना, अगर क्लॉथ जो है वो सिल्क ऐसे स्मूथ मटेरियल का है तो वो इजीली वहाँ से ज़्यादा मूव करेगा। टेबल जो है उसके बदले अगर इनकेस अगर आप ग्लास लेते हो ना तो ग्लास की जो सरफेस है वो स्मूथ होती है, वो स्मूथनेस की वजह से सेल जो है वो और ज़्यादा मूव करेगा। एंड सैंड जो है ना उसकी सरफेस काफ़ी रफ़ होती है, दैट्स वाई वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। सो पेंसिल सेल जो है वो वहाँ पे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। सो इन दिस एक्टिविटी ऑल्सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, हमने यहाँ पे यही ऑब्जर्व किया है कि जो सरफेस होती है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अगर स्मूथ सरफेस है तो वो ज़्यादा मूव करेगा, इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, वाइस वर्सा। नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक मोबाइल है वो स्लाइड हो रहा है। सी इट हैज़ स्टॉप्ड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम, ये स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया, बिकॉज अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब ये फ्रिक्शन क्यों होता है, दो सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से होता है। नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे इरेगुलरिटीज है, इसी वजह से जो रफनेस है वो होती है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। इवन दो surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। कुछ सरफेसेस को देख के हमें लगता है कि ये तो काफ़ी स्मूथ है बट उसमें भी इरेगुलरिटीज़ होती है, दैट्स वाई वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। irregularities on the two surfaces look into one another।
अब ये इरेगुलरिटीज़ है ना वो लॉक हो जाती है। हियर यू कैन सी ये लॉक तो हो रही है बट फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ लॉक होते हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव करना बंद कर देता है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इंटरलॉक होता है ना तभी स्टेडी पोजीशन में रह पाता है। इफ़ यू वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट, तो उसको मूव करने के लिए इंटरलॉकिंग का जितना फोर्स होगा उससे आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट। On rough surfaces, there are a large number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. So, अगर रफ सरफेस है तो इरेगुलरिटीज़ डेफिनेटली ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी ज़्यादा होता है। The force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। कब इंक्रीज़ होता है? जब हम दोनों सरफेस को ना हार्डर प्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपने मैट जो है ना वो फ्लोर पे रखी है, उसको आप लेने की मतलब उसको अपना पुल करने की ट्राई कर रहे हो, खींचने की ट्राई कर रहे हो। यू कैन पुल इट वेरी इजीली। अब क्या करो, आपके फ्रेंड को या तो आपके ब्रदर या सिस्टर को बोलो कि उसके ऊपर बैठ जाए ना, यू ट्राई टू पुल इट, तो क्या होगा, उसको अब पुल करने के लिए, खींचने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, बिकॉज आपका जो भी फ्रेंड या आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी बैठा है उनके वेट की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो ज़्यादा होगा, इंटरलॉकिंग जो है वो ज़्यादा है, सो यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स ऑन इट। The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is measure of static friction. अब कोई एक ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट पे है, उसको मूव करने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है, बिकॉज मूविंग से उसको क्या करना है, रेस्ट से आपको मूविंग पे लाना है, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। बिकॉज जब वो रेस्ट पे होता है तब भी उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ होता है विच इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measured of sliding friction. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन पे है और सेम स्पीड से अगर आपको उसको कंटिन्यूसली मूव करवाना है तो भी आपको फोर्स जो है वो अप्लाई करना होगा, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, बिकॉज उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हियर यू कैन सी दिस वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दिस वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. So, the sliding friction is slightly smaller than the static friction. अब क्या होगा कि बॉक्स जो है ना वो स्लाइड कर रहा है, तो क्या होगा कि कॉन्टेक्ट के पॉइंट्स जो है सरफेस के वो कांटेक्ट में तो है, बट ये दोनों के बीच ना इंटरलॉकिंग नहीं है और ये कंटिन्यूअस स्लाइड कर रहा है, तो उसको सफिशिएंट टाइम भी नहीं मिलेगा इंटरलॉकिंग के लिए। दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग पोजीशन पे है और उसको सेम स्पीड से मूव करवाने के लिए आपको जस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। वाइल इन केस ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऑलरेडी स्टेडी पोजीशन में है, इट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी इंटरलॉक्ड विद द सरफेस, सो यू नीड टू अप्लाई more force. That's why we can say that sliding friction is slightly smaller than the static friction or static friction is greater than the sliding friction. Friction a necessary evil. अब फ्रिक्शन जो है ना वो हमारे लिए एविल है, बिकॉज ये ऑलवेज अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है, दैट्स वाई वी यूज वर्ड एविल, बट इट इज़ ऑल्सो अवर फ्रेंड। वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? अब मान लो कि आपके पास ना एक टम्बलर है, वो ग्रीजी है, उसके ऊपर ग्रीस लगा हुआ है, या तो उसके ऊपर
कुकिंग ऑयल जो है ना वो लगा हुआ है। अब आप उसको होल्ड करने की ट्राई करोगे तो क्या वो इजीली होल्ड होगा? डेफिनेटली आंसर इज़ नो, बिकॉज वो आपके हैंड से ना स्लिप हो जाएगा, राइट? तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम पेन या पेंसिल से कुछ लिख ही नहीं पाते। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट अगर एक बार मूव करना स्टार्ट करता है तो वो स्टॉप ही नहीं होता, राइट? ऑब्जेक्ट्स यूज टू स्टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होता तो हमें कहीं पे हमारा स्टेशन आ चुका है, वहीं पे हमें उतरना है और वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि हम कहीं और दूर चले जाएंगे, राइट? दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट फनी बट दैट इज़ रियलिटी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे काफ़ी यूजफुल होगा, राइट? If there is no friction between the tires of automobile and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ऑटोमोबाइल्स जो भी व्हीकल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जितने भी व्हीकल्स इंक्लूड होते हैं वो स्टार्ट ही नहीं हो पाते। और अगर एक बार स्टार्ट भी हो गए तो हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते या तो हम उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते। इफ़ यू इमेजिन दैन यू वुड बी एबल टू रियलाइज कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। हियर यू कैन सी, अगर ये टायर्स है, राइट, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्टॉप ही नहीं होते। यहाँ पे शूज़ है, वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो वॉकिंग के लिए भी इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद हम चल नहीं पाते, हम स्लिप हो जाते। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिल्डिंग जो है वो भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती, बिकॉज इंटरलॉकिंग का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं हो सकता। फ्रिक्शन वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेरिंग और सोल ऑफ शूज़। अब फ्रिक्शन जो है वो हमने वहाँ पे यूज़फुलनेस की बात की, अब हमें कहाँ पे हमारे लिए ये हार्मफुल है? तो फ्रिक्शन की वजह से स्क्रू है, बॉल बेरिंग है, या तो आपके सोल्स है शूज़ के, वो कुछ टाइम के बाद ना वेयर आउट होते हैं, टूट जाते हैं। हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये पूरा जो सोल है वो ख़राब हो चुका है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से ना हीट भी प्रोड्यूस होती है, वो आपने अपने रियल लाइफ के अंदर भी रियलाइज़ किया होगा। लाइक विगोरसली रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर आप दोनों पाम को ना अच्छे से रब करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर ना हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्यों प्रोड्यूस हुई? बिकॉज जब आप दोनों अपने पाम को ना रब करते हो तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। When you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire. अब मैचस्टिक जो है ना वो अगर आप उसको रब करते हो सरफेस के अगेंस्ट तो क्या होता है, वो फायर कैच करती है। दिस इज़ ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हीट जो है वो जनरेट होगी और मैचस्टिक का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से हायर होता है, दैट्स वाई वो फायर को कैच करती है। नेक्स्ट वन इज़, इन फैक्ट when a machine is operated, heat generated cause much wastage of energy. अब जब भी हम मशीन को ऑपरेट करते हैं तब क्या होता है कि उसमें से ना हीट जनरेट होती है, वो मशीन गर्म होता है, वहाँ पे एनर्जी जो है ना वो वेस्ट होती है, दैट इज़ नॉट यूज़फुल एनर्जी टू अस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये सारे ना वेस्टेज है, ये सारे हमारे लिए हार्मफुल फैक्टर्स है कि यहाँ पे फ्रिक्शन यूज़फुल नहीं होता है। नाउ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वी हैव डिस्कस्ड कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे लिए फ्रिक्शन जो है ना वो काफ़ी यूज़फुल है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो कहाँ पे हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना है और कहाँ पे रिड्यूस करना है, दैट वी नीड टू डिस्कस। The sole of your shoe is glued to provide the shoes better grip on the floor so that you can move easily. अब आप अगर अपने शूज़ के सोल को देखोगे ना तो वहाँ पे ना क्या होता है कि डिज़ाइन बनाई हुई होती है। वाई? बिकॉज वो शू जो है ना वो फ्लोर के साथ अच्छे से ग्रिप बना के रखेगा। इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो प्रॉपर होगा ताकि आप स्लिप ना हो जाओ।
Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers are provided better grip with the ground. अब आप अगर टायर्स को देखोगे ना तो वो ट्रेडेड होते हैं, डिज़ाइन होते हैं ताकि वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट हो और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो जब या तो जब भी व्हीकल मूव करता है तब वो स्लिप ना हो जाए. We deliberately increase the friction by using brake pads in the brake system of the bicycle and automobiles. अब एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, मान लो कि आपका स्टेशन आ गया, एट दैट टाइम यू नीड टू स्टॉप योर व्हीकल्स ओवर दैट, तो वहाँ पे हमें ब्रेक अप्लाई करनी होती है. वो ब्रेक कब अप्लाई हो सकती है? जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई करें. सो यहाँ पे इन तीनों केस के अंदर हमें क्या करना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना उसको इंक्रीज करना है. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of rim due to friction, the wheel stops moving. अब आप बाइसिकल राइड कर रहे हो तब जो ब्रेक के पैड्स होते हैं ना वो व्हील को टच नहीं करते हैं. दैट्स वाई जब भी आप पेडलिंग करते हो तो साइकिल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव होती है. बट जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक के जो पैड्स है ना वो टायर्स को टच करते हैं एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई होता है जिसकी वजह से व्हील्स जो है वो मूव नहीं होते हैं. यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सोइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स. अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं ना वो क्या करते हैं? हैंड्स जो है ना उसको सोइल के साथ रब करते हैं ताकि क्या होगा कि उसका जो हैंड है ना उसकी सरफेस रफ होगी, वो स्लिप जो है वो नहीं होंगे, ओपोनेंट्स को पकड़ सकते हैं. जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप. अब जिमनास्ट जितने होते हैं ना वो क्या करते हैं? अपने हैंड्स के ऊपर ना कुछ कोर्स सब्सटेंस पहनते हैं जिसकी सरफेस रफ हो ताकि अगर वो वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो हाथ में से वो जो रोड है वो स्लिप ना हो जाए. We sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड to reduce friction. अगर आप कैरम खेलते हो तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर हम क्या करते हैं? सरफेस के ऊपर ना पाउडर अप्लाई करते हैं तो सरफेस क्या हुई? स्मूथ हो गई. स्मूथ सरफेस जो है उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम अप्लाई होता है. सो आप स्ट्राइक करते हो तो इजीली आप विन कर सकते हो. When a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. अब कई बार ये होता है कि डोर जो है ना वो काफ़ी टाइट हो चुका है, स्मूथली मूव नहीं कर रहा है. देन व्हाट योर पेरेंट्स यूज टू डू, वो ऑयलिंग करते हैं ताकि जो सरफेस है ना उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए. अ बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दिस मशीन्स. अब बाइसिकल एंड मोटर साइकिल के अंदर क्या होता है? ग्रीस को यूज़ किया जाता है ताकि पार्ट्स है ना वो वेर एंड टेयर ना हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो. इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी. यहाँ पे हमने क्या किया है? ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो, सो एफिशिएंसी वुड इंक्रीज. प्रीवियस केस के अंदर हमने क्या किया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज किया था. सो इट माइट बी पॉसिबल. In some of the cases, we want to increase the force of friction, while in some of the cases, we want to reduce the force of friction. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. अब मशीनरी जो होती है उनके अंदर ऑयलिंग क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑयल जो है ना वो एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है. वो एक थिन लेयर प्रोवाइड करेगा जिससे मशीन के बीच में जो हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होगी बिकॉज वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा. इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट. इफ़ यू डू सो तो इंटरलॉकिंग कम होगा. इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होगा. The substances which reduce friction are called lubricants. अब जो भी substances force of friction को reduce करते हैं उनको हम lubricants बोलते हैं. जनरली ग्रीस, ऑयल ये सब lubricant में यूज़ होता है. In some machines it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce the friction.
अब कई जगह पे ना हम ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम एयर जो है उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एयर कुशन का यूज़ करते हैं। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन एलिमिनेट हो गया ना तो हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगी, राइट? वो मैंने आपको पहले ही बताया है। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, सम irregularities आर ऑलवेज देयर। इवन इफ़ यू अप्लाई ऑयल देन डोंट कंसिडर कि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो होगा, बिकॉज स्टिल वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती है जिससे इंटरलॉकिंग होता है। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। हाउ? लेट्स डिस्कस इट विथ वन एक्टिविटी। टेक अ फ्यू पेंसिल्स which are cylindrical in shape, place them parallel to each other on the table. Place a thick book over it. Now push the book. अब आपको क्या करना है? सिलेंड्रिकल पेंसिल्स लेनी है, उसके ऊपर एक बुक रखनी है। नाउ इफ़ यू ट्राई टू पुश द बुक तो वो ज़्यादा जो है वो इजीली मूव हो पाएगी। नाउ इफ़ यू पुश द सेम बुक बाय प्लेसिंग इट ऑन द सरफेस ऑफ टेबल तो वो ज़्यादा मूव नहीं करेगी। व्हाट डज इट इंडिकेट? यहाँ पे जो पेंसिल्स है ना वो सिलिंड्रिकल है, सो वो व्हील की तरह वर्क करती है। सो वी कैन से कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है। दैट्स वाई जब आप पेंसिल के ऊपर बुक रखोगे और उसको पुश करोगे तो वो फर्दर ज़्यादा मूव हो पाएगी। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स। The resistance to the motion of the book has been reduced because you have kept it on the cylindrical pencil. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. अब दो surfaces है, एक सरफेस के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम पे भी सरफेस जो है वो फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज़ नॉन एज रोलिंग फ्रिक्शन। Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. अब आप स्लाइड करते हो ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज रोलिंग जो है ना वो फ्रिक्शन को ओवरऑल रिड्यूस करता है। हियर यू कैन सी ये जो लेडी है वो बैग्स लेके जा रही है, नीचे वहाँ पे रोलर्स है, दैट्स वाई शी कैन कैरी देम ईजीली। अगर यहाँ पे हम व्हील्स निकाल दें और उसको पुश करना पड़ेगा, देन definitely she needs to apply more force. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of the ball bearings. अब rolling friction जो है ना वो sliding के comparatively कम होता है, that's why nowadays machine के अंदर क्या होता है, ball bearings होते हैं। Here you can see यहाँ पे अगर आप ये बॉल बेरिंग के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो ये भी मूव हो रहा है, साथ में ये मशीन पूरा मूव हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो एनर्जी जो है वो कम वेस्ट होगी। सो वी कैन से दैट कि मशीन की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। एयर जो है ना वो थिन भी है, लाइट वेटेड भी है, बट उसके अंदर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। लाइक यू वुड हैव सीन, अगर आप तेज़ हवा चल रही है ना, आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की ट्राई करोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई करती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू दैम। अब वाटर एंड अदर लिक्विड भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। लाइक अगर आप ज़मीन पे चलते हो तो क्या होगा, इजीली वॉक कर पाओगे। अगर आप रिवर के अंदर या किसी भी वाटर बॉडीज़ के अंदर वॉक करने की ट्राई करोगे तो इट वुड बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज़ फ्लूइड्स, सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू दैम। अब जनरली हम गैसेस एंड लिक्विड को फ्लूइड्स बोलते हैं। एज वी हैव सीन कि एयर एज वेल एज वाटर ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, एंड अदर लिक्विड्स के अंदर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लास।
तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि जितने भी फ्लूइड्स है वो सब भी फ्रिक्शन जो है वो एग्जिट करते हैं, दैट्स वाई उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। अब जो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना अप्लाइड होगा फ्लूइड के अंदर वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, एज वेल एज फ्लूइड का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। फ्लूइड का नेचर इट मीन्स डेंसिटी कितनी है। लाइक अगर हनी के अंदर आप कोई एक जो ऑब्जेक्ट है वो डालोगे और वाटर के अंदर एंड ऑयल के अंदर, देन यू वुड ऑब्जर्व कि वाटर के अंदर वो इजीली पास होगा, इट मीन्स हायर स्पीड से वो बॉटम पे रिसीव होगा, बट हनी के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। It is obvious that when objects move through the fluid, they have to overcome the friction acting on them. In this process, they lose energy. Definitely, अगर force of friction को overcome करना है, then we need to apply some more force in the same direction, जिस direction में आपको move करना है. So उसके अंदर energy जो है वो waste होती है. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have evolved to shape which would make them not to lose much energy in overcoming the friction. अब birds and fish जो है ना उनको कंटिन्यूसली मूव करना होता है। बर्ड्स जो है वो एयर के अंदर मूव करते हैं, वाइल फिश जो है वो पानी के अंदर मूव करती है। दैट्स वाई उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा एनर्जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वेस्ट ना करे। दैट्स वाई अगर उनका शेप देखो ना तो वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। इट मीन्स आगे से ये नैरो होता है, पीछे से भी नैरो होता है एंड बीच में ब्रॉड होता है, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 6th क्लास। So ultimately even if you discuss about the shape of the ship and aeroplane, तो ये सारे streamline structure होते हैं, so वहाँ पे force of friction को वो easily overcome कर पाए। So this was all about the friction. You would have realized in some of the cases they are evil and some of the cases friction is our friend. So I have explained you entire chapter. Thank you.